2006 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी, जो डेपुटेशन पे 6 साल के लिए उत्तर प्रदेश में आए थे और यहाँ पर इन्हें जिन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई उसका निर्वाह बखूबी इन्होंने किया। ये कानपुर के डीएम थे, तो अपने गंगा बचाओ अभियान के लिए खासे चर्चे में थे। साथ ही साथ इनकी सादगी के सभी कायल हो गए, क्योंकि एक फंक्शन में ये धोती कुर्ता जो पहन के चले, वो फोटोग्राफ्स किस अखबार का था ये तो नहीं मालूम, लेकिन देश भर में उस फोटोग्राफ की चर्चा हुई। वजह कि खांटी हिंदुस्तानी की तरह लग रहे हैं कानपुर के डीएम। खैर, इन्हें वन विभाग, पर्यावरण, तमाम महत्वपूर्ण विभाग मिले, साथ ही साथ चुनाव की जिम्मेदारी भी मिली, जिसको इन्होंने अच्छे से निभाया। आज असम में ये मौजूदा समय मेघालय सरकार में शिक्षा सचिव, राज संपत्ति और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लखनऊ आए हैं, आज हम इनसे बात करते हैं कि वहाँ की शिक्षा नीति और यहाँ की नीति, शिक्षा नीति में क्या फ़र्क है। इसके अलावा तमाम मुद्दों पे हम बात करते हैं। तिवारी जी, द संडे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूपी में रहें, यूपी की शिक्षा नीति और आप शिलांग में हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्य हो रहा है और लगभग देश के हर राज्य में जो ये नीति 2020 बनी है उसका अनुपालन कराया जा रहा है और उसके अनुसार जो हमारे पाठ्यक्रम हैं और पूरी व्यवस्था को उस अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक जो बड़ी चुनौती रही है कि कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा रोजगार परक बनाया जाना है। बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को ढालना एक बड़ी चुनौती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी की दिशा में एक मील का पत्थर बन रही है। और इसमें नई बदलती हुई तकनीकी के दौर में, बदलते वैश्विक परिवेश के दौर में हमारे बच्चे किस तरह जो है अच्छे से शिक्षित हों, और विशेषकर जो पब्लिक स्कूल और सरकारी स्कूलों में जो एक बहुत बड़ा गैप हो गया है, तो लर्निंग के लेवल पर, सीखने के स्तर पर कहीं इस तरह का गैप न हो। पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर कार्य हो रहा है। जहाँ तक मेघालय और उत्तर प्रदेश के बीच में अंतर का सवाल है, तो मैं यही कहूँगा कि अलग अलग जगहों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, समाज अलग अलग होता है। तो एक प्रदेश में भी आप हर जगह, हर जिले या छोटी छोटी जगहों पर भी, या विद्यार्थी के स्तर पर भी सीखने में अंतर होता है। तो इसको आप उस रूप में ले सकते हैं। थोड़ा मेघालय पर्वतीय क्षेत्र है और पूर्वोत्तर में स्थित है और जिसको बादलों के घर के रूप में जानते हैं। तो परंपरा एक बहुत बड़ा अंतर क्या है कि जो मेघालय के जो समुदाय हैं उनका साफ सफाई, अनुशासन और इन बिंदुओं पर जो उनका एक सामाजिक सोच है, थोड़ा कहीं ना कहीं वो बहुत अलग है। और परिस्थिति जो है, और ख़ासकर जो प्रकृति के इतने नज़दीक रहे हैं और यहाँ प्राकृतिक संसाधन कम्युनिटी ओन्ड होती है, शिक्षा भी उसमें समुदाय की भागीदारी और जो उसकी ओनरशिप है वो बहुत ही अलग है और बहुत विशिष्ट है। इसका हमें जो है उत्तर प्रदेश में भले हम वैसी कमेटीज़ बनी हैं, लेकिन जो समाज से स्वतः प्रेरित रूप में उसकी जो ओनरशिप है वो यहाँ पर उस तरह नहीं है। इसलिए जो क्वालिटी के लेवल पर कहीं ना कहीं वहाँ चुनौतियाँ जो भौगोलिक परिस्थितियों की भी हैं, कम्युनिकेशन की भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन निश्चित ही इन दायरों में देखते हैं तो आउटकम में, लर्निंग आउटकम, इन सब में जो है थोड़ा सा अंतर है। और आज देश का हर राज्य जो है, जो वर्तमान राष्ट्रीय नीति है उसके परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहा है। तो ये प्रयास हर जगह हो रहे हैं, लेकिन अब जगह जगह का थोड़ा सा अंतर जरूर। मतलब यूपी के शिक्षा नीति में चेंज होना चाहिए, कुछ कमियां हैं, ये मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, क्या है कि नीति के स्तर पे कमी नहीं है, नीतियों का अनुपालन और हम उसको किस तरह ले करके आगे कैसे बढ़ाते हैं इसके स्तर पर जो है, और बच्चे सीखते कैसे हैं। आज हमें सामाजिक चुनौतियाँ ज़्यादा हैं शिक्षण में। अभी आप देखिए कि वैश्विक कोविड महामारी के दौर में हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, विशेष तौर पर आप देखिए कि मोबाइल के माध्यम से, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से इस महामारी के दौर में पढ़ाई हुई, तो पढ़ने का एक पूरा दायरा इस समय वर्तमान में बदल गया है। यूपी में अगर देखा जाए, आप काफ़ी समय से, 6 साल एक लंबा पीरियड होता है, हाँ, तो लंबा पीरियड होता है। शिक्षा माफिया जो प्राइवेट स्कूलों का एक काकस बना हुआ है, क्या इसे टूटना चाहिए कि नहीं? चाहे फीस को लेके हो, स्कूल ड्रेस हो,
एक कहा जाता है कि जैसे योगी जी का कहना है कि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ क्या होना चाहिए? देखिए, मैं माफिया या इस विषय में तो मैं बहुत कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, जो पब्लिक स्कूलों की एक क्रेज बनी हुई है और यह एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत अप्रत्याशित रूप से फीस, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको स्वयं बताऊं कि हम लोग तो ऐसी व्यवस्था से पढ़ करके आए कि जो शुद्ध प्राइमरी विद्यालय और 8वीं तक की ऐसी, उसमें विद्यालय में भवन भी नहीं होते थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में हमें पढ़ने का मौका मिला और हम प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होकर के पढ़े और जो अध्यापक और छात्र के बीच में एक आत्मिक लगाव, संवाद वो था, वो जो है आज काफ़ी कम हुआ है और जो मार्केट का बहुत बड़ा असर है, आज विज्ञापन का काफ़ी गहरा असर हर जगह दिखता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलते दायरे में ये लगा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था उस अनुरूप कितना अपने को आत्मसात कर पाई है। तो कोई भी चीज़ स्वतः नहीं बन जाती है। तो अगर बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आप देखिए कि सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक होते हैं कहीं प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। हालांकि सोच अब बदल रही लोग। हाँ, नहीं, सोच अभी क्या है कि जो ब्रांडिंग, मैंने कहा ब्रांडिंग बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है और मार्केट ड्रिवन है, इस पर रोक लगना चाहिए। करिकुलम एक जैसा होना चाहिए और ऐसा ना हो कि जो हमने एक सामाजिक, एक हम क्लास की मानसिकता में जो हम आर्थिक स्थिति उठाएंगे, हम चाहेंगे कि मास में ना हम एक क्लास में आ जाएं। तो इस मानसिकता ने उसको बढ़ावा दिया, हमें उसको कहीं ना कहीं क्रस करना है। लेकिन जो शिक्षा जगत में अंधाधुंध फीस वसूली है, इस तरह से जो प्राइवेटाइजेशन है, बहुत जगह शिक्षा जो है लोगों के पहुंच से दूर हो रही है, इस पर निश्चित ही सबको विचार करने की ज़रूरत है और एक गुणवत्तापरक शिक्षा हो और सबके लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो और कहीं से ऐसा ना हो कि भाई कोई इस स्कूल में पढ़ने के नाते उसने क्या सीखा है वह उस पर डिपेंड करना है, उसका लर्निंग आउटकम क्या है और सबको समान अवसर मिले। यही हमारे नीति नियंताओं का उद्देश्य है, यही हमारे राष्ट्र के निर्माताओं का उद्देश्य है और इसी में हमारे उन्नत और मजबूत राष्ट्र का जो है बीज छिपा हुआ है। आप पंचायती राज में भी थे, यहाँ पे पंचायती राज में ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि आपको लगा कि हाँ ये मैंने इस पर सुधार किया? कौन कौन से ऐसे काम जो छूट गए, काश मैं होता तो ये करता? देखिए, पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है, इस पर एक बहुत समय से इसमें संस्थानिक कार्य हो रहे हैं और एक निदेशक के रूप में मुझे 6-6.5 महीने का एक जो समय मिला, उस दौर में हर एक के समय में जो नीतियां चलती रहती हैं, हर कोई उसके अनुपालन का प्रयास करता है। तो उस दौर में एक ऐसा समय था कि जब जो फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम है, जो उसमें पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रिया सॉफ्ट जिसको कहते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हुए हर पंचायत में डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पेमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित कराना, इसको एक मैंडेटरी करने के लिए शासन के निर्देशन में उस समय कार्य किया गया। संयोग से मैं भी उस समय निदेशक के रूप में कार्य करने का और सीखने का और उसको आगे बढ़ाने का मुझे भी अवसर मिला और इसमें देखिए समय समय पे लगातार सुधार होते रहे हैं और सुधार हो रहे हैं और हम नीतियों के क्रम में जो शासन की नीतियां होती हैं उन पे दिशा में कार्य करते हैं। प्रोसेस सक्सेस रही? यह निश्चित ही एक रिकॉर्ड समय में इसने पूरे प्रदेश की 60,000 से ज़्यादा पंचायतों में वर्तमान में डबल जो सचिव और जो प्रधान होते हैं उनके डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से 100% पेमेंट हो रहा है। जो पंचायत निधियां हैं, जो खासकर केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के माध्यम से आ रही हैं, इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने राज्य की जो पंचायत सेक्टर की स्कीम थी उनको भी इस प्लेटफार्म पर लिया है, तो उसका काफ़ी अच्छा जो है ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी। तो इसका बहुत ही एक संस्थागत सुधार हुआ है और इसमें जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व रहा है उसके विल पावर, उसके मार्गनिर्देशन और साथ ही जो प्रशासन में शासन के स्तर पर जो हैंड होल्ड सपोर्ट जो नीति का हो रहा है, इसने सबने मिलकर एक टीम की तरह कार्य किया है और उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड समय में इस चुनौती को पूरा करके एक मानक भी स्थापित किया है। बहुत अच्छा काम। आपके पास फॉरेस्ट भी था, वन विभाग में की जिम्मेदारी भी आपको सौंपी गई थी। उस समय हरिशंकरी करके एक वृक्षारोपण अभियान आपने चलाया था, क्या वो सफल रहा?
देखिए, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने चलाया। हरिशंकरी एक ऐसी अवधारणा है और ये बहुत पुरानी शास्त्र सम्मत अवधारणा है। और हरिशंकरी जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद के 3 पेड़ एक जगह एक साथ लगाए जाते हैं, तो परंपरा संतों महात्माओं बहुत पुरानी परंपरा है। और शासन स्तर पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इस तरह के आध्यात्मिक पौराणिक महत्व के पौधों को लगाने का वो करते हैं। लेकिन सरकारी नीतियों के साथ हम लोगों ने जो एक व्यक्तिगत स्तर पर जो पर्यावरण के प्रति एक जुड़ाव होता है, तो उसके क्रम में जब तक लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं आगे नहीं आएंगे, तब तक उस चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, ओनरशिप नहीं आती हैं। तो जन सहयोग से सरकारी कार्य और पद से अलग हट करके लोग स्वयं आगे आएँ। जैसे ये था कि हर गांव में एक, देखिए, बाहर गांव का स्थान देवता होती है, स्थान देवी होती है, जिसको डीह बाबा या काली माँ या जो भी कहा जाए, तो आज भी होती, पूजा चलती रही है। तो वहाँ पर अब कहीं कहीं बड़ी अच्छी स्थितियाँ नहीं है, तो वहाँ पर हरिशंकरी के पेड़ लगा दिए जाए तो एक चबूतरा बन जाएगा, और कभी कभी वहाँ पर जो बैठने, और वो एक स्मृति रहेगी पूर्वजों की। आज आप देखिए कि कई गाँव में बहुत छोटी चीज़ है कि हमारे जो मृतक, जो किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर जो है मृतक संस्कार के क्रम में घंट बांधे जाते हैं। लेकिन घंट बांधने के लिए और संस्कार पूरा करने के लिए आज उसके लिए भी जो है एक डेडिकेटेड वृक्षों की कमी हो गई है। तो वह एक, और बहुत जगहों पर उसकी बड़ी समस्या है। तो हमें ऐसे दीर्घजीवी पेड़ जिनका आध्यात्मिक महत्व, तो इस क्रम में हरिशंकरी हर गांव में लगे और लोगों के सहयोग से चबूतरा बनाकर लगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कितने जनपदों में लगा? ऐसा कि कई एनजीओज और कुछ लोगों के साथ में, और हमारे साथ जैसे भाग्योदय फाउंडेशन, लोक भारती या कई अन्य संस्थाओं के साथ हमने जुड़ करके इस संदेश को लोगों के बीच में ले जाने का और सबने मिलकर प्रयास किया। तो कई जगहों पे लगा, हम इसका रिकॉर्ड तो नहीं रखते, ये है कि लोगों तक यह भावना लगाए जा रहे हैं। और ये है कि हमारे जैसे कुएँ हैं, तो जल संरक्षण के लिए हर गाँव में एक शादी का विवाह का कुआँ होता था। आज कुओं का जो उपयोग नहीं हो रहा है पीने के पानी के लिए, उनको जो है निराश्रित छोड़ दिया गया है। तो इस क्रम में बहुत सारे कुएं सब जो है कभी उन्होंने ढक दिए, कभी उसमें कूड़ा करकट और डाल के बंद कर दिया। तो इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव ये आ रहा है कि हम आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती जल संकट का सामना कर रहे हैं। तो जल संकट हमारा जो है, कैसे हम भूमिगत जल मतलब रिचार्ज करें, तो कुएँ बड़े अच्छे परंपरागत मॉडल हैं। अगर हम बरसात के पानी को और सीधे पाइप के माध्यम से ले जाके कुओं में जोड़ दें, उसकी जो है नीचे की मिट्टी थोड़ा साफ़ कर दें, जैसे सोते तक उसकी पहुंच बन जाए, तो आराम से वो ज़मीन में बहुत आसानी से पानी चला जाएगा। और कुआं हमारे लोगों की, हमारे पुरखों की विरासत है, एक लैंडमार्क होता है। कुआं सुरक्षित हो, उसकी जगत बन जाए, उसको ढक दिया जाए। और यहाँ तक कि कई जगहों पर कुछ जो महत्व के वैसे नहीं, दूर दराज के कुएँ हैं, आप जो सोकपिट के लिए लोग यूज करते हैं, तो हम जो है जिस पानी को सोकपिट के लिए ला रहे हैं उसको थोड़ा सा डबल लेयर चैम्बर बनाकर पहले प्रोसेस कर दें और फिर उस पानी को उस कुएं में डाल दें, तो कम से कम कुएं को मारने से तो कहीं अच्छा है कि वह भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा। और हमारे आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें जल संरक्षण करना है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 3-4 महीने बारिश होती है। अभी देखिए इन जगहों पर आषाढ़ महीना बीता और बहुत कम बारिश हुई है, एक सूखे जैसी स्थिति दिख रही है। तो बहुत सारी कृषि से लेकर के पेयजल तक की बहुत निर्भरता हमारी भूमिगत जल पर है। और हम भूमिगत जल की जो मात्रा बढ़ने के बजाय बहुत तेज़ी से कम हो रही, बोरिंग बहुत हो रही हैं। फिर रासायनिक उर्वरकों और केमिकल के प्रयोग के कारण एक ऐसी लेयर बन गई है मृदा में, मिट्टी में, कि मृदा की जल अवशोषण क्षमता बहुत कम होती जा रही है। और पेड़ों की कटान से एक उफान के साथ बारिश हो रही, क्लाइमेट चेंज का भी कुछ असर दिख रहा है, अनयूजुअल पैटर्न आ रहा है। तो हमें हर छोटे उपाय को सुनिश्चित करते हुए भविष्य के लिए जल संरक्षित करना एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। इसे सबको, खासकर मीडिया की बड़ी भूमिका है कि आप मैसेज को बहुतों तक एक सार्थक ढंग से पहुंचाने की आपकी काबिलियत, तो मीडिया इसमें बड़ा रोल अदा कर सकती है कि लोगों तक पहुंचे, लोग इस जिम्मेदारी को महसूस करें। शासन प्रशासन हर स्तर पर, सामाजिक और सामाजिक जगत, समाज से भी लोग, मीडिया जगत, सब जगह है। तो हमें सबको, लोगों को जोड़ना, हम अपने दैनंदिन व्यवहार में इन चीज़ों को लाएं। तो आपने जैसे भी मेघालय की बात करी, तो इन चीज़ों में यही अंतर दिखता है कि इन सब में सामाजिक सरोकार वहाँ का काफ़ी मजबूत है।
तो उसका काफ़ी थोड़ा यहाँ से जो आउटकम है वो दूसरे रूप में दिखते हैं। अच्छा, आप कानपुर में डीएम थे तो उस समय काफ़ी पॉपुलरिटी आपकी हुई गंगा सफाई अभियान को लेकर के, प्लस आपका एक फ़ोटो बहुत चर्चित रहा जो देश ने विदेशों में भी चर्चा रहा कि आप किसी कार्यक्रम में पुलिस कप्तान के साथ जो है धोती कुर्ता में चले। तो वहाँ गंगा सफाई अभियान का जो सुना जाता है कि जो फंडिंग होता है, अगर वो पूरा फंडिंग गंगा के सफाई में लगा दिया जाए तो गंगा इतनी निर्मल हो जाए कि आदमी को उसमें चेहरा अपना दिखे। क्या इसमें आपको लगता है कि कुछ फंडिंग में कुछ खेल होता है या? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, गंगा एक किसी जगह पर नदी की धारा बहती जाती है और गंगा जो है 2500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नदी है। तो वहाँ पर क्या है कि हमारे शहरों का प्रदूषित कचरा उसमें जाता है और ये दिनों दिन इसकी मात्रा बढ़ रही है। तो इसके ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट है वो ट्रीटेड रूप में जाए। तो ऐसा नहीं कि इतना पानी एक साथ, ये तो निश्चित ही कहीं से कोई बात कही जा सकती, कहने पर रोक नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी से अगर हम सोच कर देखें तो हमें गंगा के किनारे और गंगा की जितनी सहायक नदियों हैं उनके सभी के किनारे सब जगह जितने गांव बस्ती शहर हैं सबका पानी पूर्णतया शोधित करके डाला जाए। इतनी बड़ी क्षमता विकसित करने के लिए जो हमारा निवेश हुआ है वो ऊंट के मुंह में अभी जीरे के समान है। तो हमें बहुत बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में निवेश करने की ज़रूरत है, इसमें तकनीकी नवाचार करने की ज़रूरत है, सारे छोटे छोटे प्रयोग करने की ज़रूरत है कि जिससे हम जो है हम पानी जो जा रहा है उसको उस स्रोत से शुद्ध करके वहाँ तक ले जाएं। एक जगह पर तुरंत शोधित करेंगे तो कोई सिस्टम उसको संभालने के क्रम में नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने बनारस में तो गंगा को नहीं, एक जगह पर शोधित करके गंगा क्या सारा गंदा बनारस से लेन, बनारस का लोकल गंदगी गंगा में कम जाए तो थोड़ा वहाँ लोकल स्तर पे गंदगी की मात्रा कम दिखेगी। नदी की एक क्षमता होती है कि वो अपनी धारा के माध्यम से कुछ शोधित कर सकती है, लेकिन अगर किसी की क्षमता से कहीं ज़्यादा कचरा डालेंगे तो उसकी नेचुरल शोधित करने की, और जो केमिकल वाला कचरा डाला जा रहा है जिसमें बहुत विषैले तत्व हैं उसकी क्षमता बहुत ही चैलेंजिंग है। तो ये एक दीर्घजीवी बहुत लंबी प्लानिंग और लगातार चलने का कार्य है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई कलेक्टर या कोई व्यक्ति, हम सब जो शासन की नीतियाँ होती हैं समय से उसका अनुपालन हो, लोग सामाजिक सरोकारों के प्रति लोग जागृत रहें, ये होता है। और जो फोटो की आपने बात कही, देखिए कोई भी व्यक्ति, हम हर एक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत जीवन भी होता है, और हम यदि कहीं हमारे भी कुछ धार्मिक आस्थाएं हैं और हम भी कभी पूजा पाठ कर सकते हैं, जो भी हमारे उपासना पद्धति अनुपालन करें, तो एक कहीं सोशल मीडिया के लिए मुझे कोई संज्ञान नहीं था कि महाशिवरात्रि के दिन और एक मंदिर वैदिक लाइब्रेरी के उद्घाटन के, लेकिन वो बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा लोग नहीं, जो भी अब ये तो पब्लिक के ऊपर है किस रूप में क्या लिया जाता है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं, या मेरा एक व्यक्तिगत, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य जरूर हुआ था कि ये फोटो सोशल मीडिया पर कैसे पहुंची, और ये मेरा एक निहायत व्यक्तिगत जीवन है और हम चाहते हैं कि ये मीडिया वालों का प्रेम है आपके प्रति। अभी तो मैं इसके लिए साधुवाद और मैं कुछ नहीं कर सकता, किंतु यही है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत चीज़ों को व्यक्तिगत तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छी हो। अच्छा सर, गांव देखिए तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। खेत खलिहान जहां आके जाते थे वहां पे कंक्रीट बिल्डर चले गए, कंक्रीट का शहर एक तरह से बनता जा रहा है। तो गांव में जो पेड़ों के ऊपर, कभी आप भी गाँव से हैं, हम भी गाँव से बिलोंग करते हैं, सभी जुड़े हैं, गाँव में जो पेड़ पर झूला पड़ता था, गाँव में आप देखिए दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ सुनते थे हम लोग बैठ करके। इसके अलावा जो ज्वाइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार, तो लगता था कि हाँ एक पहचान होता था कि ये फला परिवार के हैं, वो खत्म होता जा रहा। ज्वाइंट फैमिली अब शहरों में सिंगल फैमिली में कन्वर्ट हो गया, ज्वाइंट से कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये सब जो खत्म होता जा रहा है, और बुजुर्गों को अनाथालय में भेजने का एक ट्रेंड चल गया आजकल यंगस्टर में कि माँ बाप को अनाथालय भेजो। इन सबों पे कैसे रोक लगना चाहिए और कैसे गाँव बना रहे, इस पर कुछ देखिए। इस पे बहुत लंबे विमर्श की जरूरत है, बहुत छोटे में इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। फिर भी कहूँगा कि हमने एक ऐसे मॉडल को एडॉप्ट किया, और इस बदलते तकनीकी के दौर में जो भारत एक आश्रम संस्कृति, तप मूलक संस्कृति का केंद्र था और जिसमें आध्यात्मिक उन्नति को ज़्यादा महत्व था, हमने भौतिक जीवन को साथ साथ उसके धर्मपूर्वक अर्थ काम की सिद्धि का हमारा लक्ष्य था। लेकिन अब अर्थ और काम की सिद्धि ही महत्वपूर्ण हो गई, धर्म का पहलू कहीं किनारे छूट गया। हमने पश्चिमी विकास का मॉडल अपनाया, और जो अभी का विकास है
या कहीं ना कहीं शहरी केंद्रित विकास है। और जो प्रक्रिया आप भारत में देख रहे हैं, यूरोप और जो अन्य विकसित देश है बहुत पहले हो चुकी है। इन मूल्यों के साथ जीने वाले जापान में आज देखिए कि गाँव क्या 90% से ज़्यादा आबादी शहरों में रह रही है। तो ये शहर केंद्रित विकास का मॉडल है। और इसमें गांव के रूप में, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से जब बढ़ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ उसी तेज़ी से उतनी साथ चल पाएंगी, लेकिन हम अपने मूल्य, अपनी परंपराओं को कितना सजो पाते हैं, ये हमारे सामाजिक सरोकार, हमारे मूल्यों पर भी डिपेंड करता है। और हमारी ज़रूरतों के अनुरूप हम उसका सामंजस्य कहाँ तक कर पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और अगर आप देखें कि हमारी एक पीढ़ी है, अगर आप देखें कि 1970-80 के बाद से लेकर के इधर 50-60 सालों की जो जनरेशन रही है, इतने जो चेंज हुए हैं हमारे, यह लगभग पिछले 4-5 शताब्दियों से कहीं ज़्यादा है। तो इन चेंजों के साथ आप एक समझिए कि एक पीढ़ी में ही हमने 10 पीढ़ियों से ज़्यादा का चेंज देखा है। तो कैसे एक साथ उसका सामंजस्य बैठे, कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूटेंगी। हमें यह है कि हमारे बुजुर्ग हमारी थाती हैं, उनको हम निराश्रित न छोड़ें, हमें मूल्य डालने होंगे और शिक्षा से ही ये मूल्य आएंगे। और हमने जिस तरह की शिक्षा पद्धति अपनाई, पश्चिमी मूल्यों से, पश्चिमी जो हमारे उपनिवेशी शासक थे उनकी मानसिकता से प्रेरित, और दुर्भाग्यवश आज़ाद भारत में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उस परंपरा को उस रूप में संशोधित नहीं किया जा सका जिसका सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था, जो राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर के, वह उसको न लागू कर पाना और इन चीज़ों का अनुपालन न हो पाना एक बड़ी चुनौती रही। और इसके हम साइड इफ़ेक्ट निश्चित देख रहे हैं और मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता। मेरा आखिरी सवाल, आप यूपी में आज हैं, लखनऊ में नवाबों का शहर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कौन सा अंदाज आपको सबसे अच्छा लगता है? कौन सी उनकी योजनाएं जो यूपी के लिए सबसे बेस्ट है? देखिए, हम लोग प्रशासन में कार्य करते हैं और जो भी राजनीतिक नेतृत्व होता है, जिस तरह से हमें नेतृत्व देता है, जो नीतियां बनती हैं, हमारा कार्य अनुपालन करने का होता है। और यह एक मीडिया का, मैं एज प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इस विषय पर मुझे कोई कमेंट करने का कोई वो नहीं है, किंतु फिर भी है एक बहुआयामी नेता के रूप में। और जो यहाँ हमारा कार्य का अनुभव रहा, निश्चित ही एक ऐसा जो है प्रशासन से नीतियों के अनुपालन कराने में एक बड़ा अच्छा सकारात्मक माहौल में कार्य करने का अवसर मिलता है। और यही निश्चित ही जो थोड़ा अलग तरीके से विकास की चीज़ें आगे बढ़ती दिख रही हैं और हो रही हैं, इन सब चीज़ों में नेतृत्व की भूमिका निश्चित ही महत्वपूर्ण होती है। आपने सुना डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी IAS की, जो खांटी हिंदुस्तानी जिनकी छवि है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुरानी परंपराएं जो जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम पुराने मान्यताओं को लेकर चलेंगे। गांव में कुएं सूख रहे हैं, उससे भी चिंतित हैं, कुओं को बचाना चाहिए। शहर में जो पानी का लेवल जो स्तर कम हो रहा है, उसे ठीक करना होगा, वरना आने वाले समय में बहुत बड़ी संकट से सभी को जूझना पड़ेगा। चूँकि एजुकेशन से जुड़े हैं मेघालय में, शिलोंग में, तो वहाँ की शिक्षा नीति और यहाँ की शिक्षा नीति में ज़्यादा बदलाव नहीं कहा, लेकिन हाँ, यूपी की शिक्षा नीति में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। कैमरामैन दिव्यांश के साथ संजय पुरबिया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।